तो लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे बीबीटी की, जिसमें आपने संकुल यौगिकों की ज्यामिति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या की थी। नेक्स्ट देखिए, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। मैंने कहा आप घर पुस्तक में दिए हुए एग्जाम्पलों को सॉल्व करना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपको ज्यामिति और उसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करना सिखाया। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो लिखेंगे हम बीबीटी की कमियां। देखिए, सबसे पहली कमी तो ये रह गई थी कि ये संकुल यौगिकों के रंग गुणों की व्याख्या नहीं करता है। संयोजकता बंध सिद्धांत संकुल यौगिकों में रंग गुणों की व्याख्या नहीं करता है कि जैसे आपने लिखा है NiCN का होल 4 तो उसका रंग कैसा होगा, ऐसे रंग गुणों की रंगीन होगा या रंगहीन होगा, उन रंग गुणों की व्याख्या नहीं करता है। एक ये संकुल यौगिकों के गतिक और ऊष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। संकुल यौगिकों का गतिक और ऊष्मागतिक स्थायित्व कैसा होता है, कौन संकुल यौगिक ज़्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी है, इस चीज़ की भी व्याख्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। नहीं करता है। चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, इसकी व्याख्या तो होती है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो अनुचुंबकीय होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय होता है। लेकिन चुंबकीय गुण कितने हैं, चुंबकीय आघूर्ण उस संकुल यौगिकता कितना आएगा, इस चीज़ की व्याख्या बीबीटी नहीं करती है। एक कमी, सबसे बड़ी कमी ये रह गई थी कि चलो लिगैंड की प्रकृति, लिगैंड की प्रकृति के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं होगा। यदि दुर्बल शीत लिगैंड है तो युग्मन नहीं होता है, प्रबल शीत लिगैंड है तो युग्मन होता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे किसकी, कि ये दुर्बल शीत लिगैंड की उपस्थिति से, दुर्बल और प्रबल, दुर्बल शीत लिगैंड की उपस्थिति के कारण
इलेक्ट्रॉनों का केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में युग्मन नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण रहे हैं, एनर्जी लेवल के क्या कारण रहे हैं कि इसका कक्षकों में युग्मन नहीं हुआ है। और प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति से युग्मन हो जाता है। तो युग्मन किस प्रकार से हो जाता है, इसकी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं करती है। एक बार पुनः समझेंगे, बीबीटी की कमियों की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहली कमी है संकुल यौगिकों के रंग गुणों की व्याख्या नहीं करती है। कौन सा संकुल यौगिक या आयन अनुचुंबकीय होगा, कौन सा संकुल यौगिक या आयन रंगीन होगा और कौन सा संकुल यौगिक या आयन कैसा होगा, रंगहीन होगा, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम संकुल यौगिकों के गतिक और ऊष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती है। तो गतिक और ऊष्मागतिक स्थायित्व, यदि दो संकुल यौगिकों की या आयनों की कंपेयर की जाए कि भाई किसका स्थायित्व अधिक है, किसका स्थायित्व कम है, तो इस चीज़ की व्याख्या भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं करती है। यदि हम बात करेंगे संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की, तो चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है। मैंने आपको बताया कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होगा। लेकिन उनके मात्रात्मक गुणों की, मात्रात्मक गुणों, उसके चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या नहीं करती कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। हालांकि उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, आपको निकालना हो म्यू वी एम बराबर n+2 का रूट। हियर n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लास्ट बात करेंगे कि लिगैंड की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा या नहीं होगा। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो युग्मन नहीं होता है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है तो युग्मन होता है। लेकिन दुर्बल क्षेत्र लिगैंड और प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में ऐसा क्या होता है कि युग्मन होता है या नहीं होता है। प्रबल क्षेत्र लिगैंड में ऐसी क्या विशेषता होती है, क्या एनर्जी परिवर्तन होते हैं जिनकी उपस्थिति से केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में युग्मन हो जाता है। इसकी क्या विशेषता रहती है कि युग्मन नहीं होता है, इसकी भी व्याख्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई थी। इसके बाद में देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में एक थ्योरी आई जिसे आप CFT कहते हैं। CFT आप इसको लिख सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत सारे गुणों की व्याख्या की थी। हालांकि पूरी तरह तो इसने भी संकुल यौगिकों को सभी गुणों को नहीं समझा पाई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये सफल रही थी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है, इसकी व्याख्या वैथे नामक वैज्ञानिक थे। वैथे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की थी। और इन्होंने क्या किया कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं, आयनिक क्रिस्टलों पर सबसे पहले इसका अनुप्रयोग किया। इन क्रिस्टलों पर अनुप्रयोग किया है, इस वजह से इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। इन्होंने क्या माना, लिगैंड जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब यहाँ ऋणावेशित कण से है। लिगैंड जो होते हैं उनको ऋणावेशित कण माना है, अर्थात जितने भी लिगैंड होते हैं, चाहे उदासीन लिगैंड हो, चाहे धनावेशित लिगैंड हो, चाहे ऋणावेशित लिगैंड हो, सबको पॉइंट चार्ज माना है। अब देखिए क्या होता है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के जो समभ्रंश कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं, उनकी तरफ ये लिगैंड जब आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के समभ्रंश कक्षकों की ऊर्जा में विपाटन हो जाता है, एक तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये कुछ कक्षकों की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ कक्षकों की एनर्जी घट जाती है। इस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु के समभ्रंश कक्षकों
का जो विपाटन है या स्प्लिटिंग है उसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और नए बनने वाले जो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक हैं, कक्षक समूह हैं, उन कक्षक समूहों के मध्य उपस्थित जो एनर्जी गैप होता है उसे कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कई बार पूछ लिया जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे कि जब वो केंद्रीय धातु परमाणु के समभ्रंश कक्षकों की ओर लिगैंड अग्रसित होते हैं या पॉइंट चार्ज अग्रसित होते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण इनके कारण उन समभ्रंश कक्षकों का दो कक्षक समूहों में विपाटन हो जाता है, जिनमें निम्न ऊर्जा वाले कक्षक समूह जो होते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और कुछ कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। उन अधिक होने वालों को उच्च ऊर्जा वाले कक्षक कहेंगे और जिनकी ऊर्जा कम हुई है उनको निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कहते हैं। और उन दोनों कक्षक समूहों के मध्य में उपस्थित एनर्जी गैप को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब देखिए एक एक प्रकार के संकुल यौगिकों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की व्याख्या। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की व्याख्या। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों की व्याख्या देखिए, जैसे आपने मान लिया ये कोई केंद्रीय धातु परमाणु के समभ्रंश कक्षक हैं, DXY, DYZ, DX2 Y2, DZX, DX2 Y2 और DZ2, ये समभ्रंश कक्षक है। अब इन समभ्रंश कक्षकों पर लिगैंड 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविमीय आकाश में X, Y और Z अक्षों से अग्रसित होते हैं। अब जो कक्षक इनसे अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे उनकी ऊर्जा, ये बेरी सेंटर होता है यहाँ स्प्लिटिंग होती है तो ये बेरी सेंटर से के अप और डाउन में होती है। अब जो कक्षक अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं उन कक्षकों की ऊर्जा बेरी सेंटर से अधिक हो जाती है।